जी, तो हम ज़रा देख लें। एक दफ़ा दोबारा मैं बता देता हूँ। P2 अटेम्प्ट करने का तरीका भी, और बच्चे जो गलतियाँ करते हैं, जो बच्चों ने गलतियाँ की हैं इस पेपर में, उस पर भी बात कर लेते हैं। तो P2 में जो पहला क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है कि आइडेंटिफाई एंड, जस्ट मिनट, मेरा दूसरा निकालना था। ये मैंने इसको ज़रा ऑल्टर किया था, ताकि वो जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके मुताबिक हो जाए। तो ये पहला सवाल आपको नजर आ रहा है, एक्सप्लेन टू एडवांटेजेस टू एस ऑफ बीइंग अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अभी जो 8 नंबर वाला सवाल आता है, और इसमें अगर आप देखें तो कितने सेगमेंट्स बने हुए हैं। एक एडवांटेज 1 है, एक एडवांटेज 2 है, और एक्सप्लेनेशन की भी जगह है। तो इसमें आपको पता ही है कि इसके अंदर जो नॉलेज है उसके 2 नंबर होते हैं, और एप्लीकेशन के भी 2 नंबर होते हैं, तो 4 नंबर होते हैं इसमें। एनालिसिस के 4 नंबर होते हैं इसके। तो इस तरह 8 बन जाते हैं। तो आपने नॉलेज में, यहाँ एडवांटेज की जगह है ना, यहाँ आप सिर्फ नॉलेज शो कर सकते हो। आप इसमें एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करोगे। कई बच्चे यहाँ पे एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। एप्लीकेशन आपने एक्सप्लेनेशन की जगह पर यूज करनी होती है। अब यहाँ पे अगर लिखा हुआ है कि टू एडवांटेजेस बताएं बीइंग अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, किसको बतानी है? एस को। एस को क्या फायदा है, यानी कि बिजनेस को क्या फायदा है। सवाल की स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना जरूरी होता है। तो अब अगर आप एडवांटेज 1 लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ जी, इजियर टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो अब नीचे मुझे लिखना पड़ेगा कि वर्कर्स इजियर टू अट्रैक्ट क्यों होते हैं। ऐसे ही है ना जी। और एप्लीकेशन का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। तो अब मैं अगर नीचे लिखता हूं कि बिकॉज इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी लाइबिलिटी इज लिमिटेड, सो वेन एवर बिजनेस सफर्स लॉस, shareholders' personal assets they remain safe, and shareholders are not forced to sell their personal assets to pay the liabilities or the loss of the business. और आगे, consequently workers, shareholders would feel safe, and they would like to invest in such a business as their personal savings, their personal assets are not at stake if business performance goes down. Now, ये आपने डेवलपमेंट को लंबा करना है, क्योंकि अगर आप डेवलपमेंट को एक्सटेंड नहीं करेंगे तो आपको जो एनालिसिस के 2 नंबर हैं एक सेगमेंट में, वो नहीं मिलने वाले। आपको एक ही नंबर मिलेगा फिर। तो ये आपको, जो मैंने जिस तरह बताया कि आपने, मैंने इसको लिमिटेड लाइबिलिटी को बीच में लाया, फिर मैंने इफेक्ट बताया शेयर होल्डर्स पे क्या पड़ेगा, फिर मैंने बताया कि शेयर होल्डर्स इस वजह से आसानी से बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, और इसलिए जो मेरा नॉलेज का पॉइंट था वो कवर हो गया, जिसपे लिखा था इजियर टू अट्रैक्ट शेयर होल्डर्स या इजियर टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स। और इसमें आपको फिर एप्लीकेशन भी साथ में डालनी पड़ेगी, और वो आप जैसे भी डाल लें। जैसे अगर मैं ये इसी केस को दिखाऊं आपको, अब ये मुश्किल इतना नहीं है, लेकिन स्टिल बच्चे जो हैं वो अभी भी सही से इसको नहीं डेमोन्स्ट्रेट कर पा रहे। तो अब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ था कि ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, और इसमें अगर वो कुछ एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने शेयर होल्डर्स की बात की है, तो जाहिर है तो आपके पास कैपिटल आ रहा है, तो कैपिटल आ रहा है तो आपको लग रहा है कि मैं इसको एक्सपेंशन के लिए डेवलप कर सकता हूँ। लेकिन अगर वो केस स्टडी में लिखा हुआ है तो एप्लीकेशन भी ऑटोमेटिकली आपकी बन जाती है। तो अगर हम देखें यहाँ, तो हम अगर नहीं भी लिखा तो हम खुद से भी इसके ऊपर बात कर सकते हैं कि अब जैसे कि वो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ ये लिख दें कि इजियर टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, अगर हमने वो कस्टमर कह रहा हूँ, शेयर होल्डर्स लिख दिया ना कि वो इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, तो उससे दे विल बी एबल टू जनरेट लार्जर कैपिटल दैट वुड हेल्प बिजनेस टू सेल और टू मीट द ऑर्डर्स ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स इन डिफरेंट कंट्रीज। लिखा हुआ है ना ये, बस कुछ भी नहीं किया। वही डेवलपमेंट रखी है, नॉलेज भी वही रखा है, और हमने केस की इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर लिया अपने आंसर में, जिससे एप्लीकेशन भी बन गई। ठीक है, पैसे होंगे तो आप अपना बिजनेस को ऑपरेट कर पाएंगे ना सही से, और डिमांड पूरी कर पाएंगे रेस्टोरेंट्स की और होटल्स की। तो ये आपका अब कवर हो गया पूरा एक सेगमेंट। ठीक है जी।
अच्छा, इसी तरह से दूसरा भी आप कर सकते हैं। बहरहाल मैं इस पे बात नहीं करता अभी। तो ये तरीका था करने का। तो नंबर आपको पूरे 4 यहाँ मिल जाएंगे। इसी तरह एडवांटेज 2 है, उसमें भी आपको नॉलेज शो करना है, और उसके बाद एक नंबर वहाँ, और फिर एनालिसिस और एप्लीकेशन का इस्तेमाल भी आपको करना है। अच्छा, कई बच्चे जो हैं वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी को अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी को, ये कॉमन मिस्टेक है जो एग्जामिनर भी कहता है, वो है कि वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी को समझ लेते हैं ओन्ड बाय गवर्नमेंट। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो कि बच्चे करते हैं। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी गवर्नमेंट ओन्ड नहीं होती भाई, ये प्राइवेट सेक्टर में ही होती है। पब्लिक जो वर्ड लिखा हुआ है उससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि पब्लिक वर्ड क्यों लिखा हुआ है, वो इसलिए नहीं लिखा हुआ कि ये ओन्ड बाय गवर्नमेंट है, ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि शेयर्स कैन बी सोल्ड टू जनरल पब्लिक। यानी कि आप उन लोगों को भी शेयर्स बेच सकते हैं जिनको आप नहीं जानते, तो वो पब्लिक में आएंगे ना, जारी बात है। तो इसलिए पब्लिक का वर्ड है। स्टॉक एक्सचेंज में बेच सकती हैं जनरल पब्लिक को। तो ये बात ज़हन में रखनी है। तो जो बच्चे नहीं रखते थे, फिर उनका वो क्वेश्चन जो है वो गलत होता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के बारे में लिख रहे होते हैं जो कि बिल्कुल भी सही आंसर नहीं है, क्योंकि ये तो प्राइवेट सेक्टर में है। अच्छा, इसी तरह अगर हम अगला सवाल देखें, ये वाला। हाँ, यहाँ पर जो प्रॉब्लम रहती है, जैसे यहाँ लिखा है, द डायरेक्टर्स ऑफ एस वांट टू इंट्रोड्यूस लीन प्रोडक्शन, consider the advantages and disadvantages of two methods of lean production the directors of ACE could use. Recommend which would be the best method to use, justify an answer. अच्छा, अब इसमें कई बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं था कि लीन प्रोडक्शन के मेथड्स क्या होते हैं। तो आपको ना, यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि जो सवाल का आंसर दे रहे हैं, क्या उसका आंसर ये बनता है, कहीं नॉलेज की कमी तो नहीं रह गई। बच्चे यहाँ क्या लिख रहे हैं भला? बच्चे लिख रहे हैं फ्लो प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन, जॉब प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि उन्होंने वर्ड सुन लिया, एक फ्रेज था मेथड्स ऑफ लीन प्रोडक्शन, बस उन्होंने कुछ नहीं सोचा। उन्होंने कहा अच्छा, इसका मतलब है ये मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, और गड़बड़ हो गई। बेटा जरा माइक अनम्यूट रखें, सॉरी माइक म्यूट रखें। माइक को बेटा म्यूट कर लें। मैं कर देता हूँ फिर सलमान। मैं 1 मिनट जरा माइक को म्यूट कर देते हैं, उनको पता नहीं चला। अच्छा, तो यहाँ पर ये मेथड्स ऑफ लीन प्रोडक्शन है। यहाँ ये नहीं लिखा हुआ कि मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन बताने हैं, लीन प्रोडक्शन बताने हैं, लीन प्रोडक्शन के मेथड बताने हैं। तो जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है वो तो कहते हैं कि प्रोडक्शन करनी कैसे है, ठीक है। लेकिन मेथड ऑफ लीन प्रोडक्शन क्या करते हैं, वो ये नहीं कहते प्रोडक्शन कैसे करनी है। वो ये कहते हैं कि प्रोडक्शन में होने वाली वेस्ट को, कॉस्ट को और टाइम को कैसे कम किया जाता है, वो इस पे फोकस करते हैं। तो आपको वो लिखना था, आपको इसमें काइजेन लिखना था, आपको इसमें जो है वो जस्ट इन टाइम आप लिख सकते थे। तो आपको वो वाले मेथड यहाँ पर बताने थे, मेथड 1, 2, और यहाँ पे दो ही दिए हुए हैं, तो आपको दो की ही बात करनी थी। अच्छा, अब यहाँ पर एक और गलती बच्चे करते हैं क्या, आपने जब यहाँ मेथड लिखा, जी आगा, जी आगा सजाद बताइए, क्या सवाल है? जी सर आगा। इसमें सेल प्रोडक्शन भी का इसमें लीन प्रोडक्शन नहीं आता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें आप सेल प्रोडक्शन ना, जस्ट इन टाइम या काइजेन का यूज कर सकते थे, लेकिन दो ही मेथड थे, तो आप कोई से दो मेथड इस्तेमाल करें। अच्छा, अब आपने ये ध्यान में रखना है कि अब ये 12 नंबर का सवाल है, ठीक है। तो 12 नंबर के सवाल में आपके दो ही नंबर नॉलेज के हैं बस, सिर्फ दो, और दो ही नंबर एप्लीकेशन के हैं। वैसे 12 वाले में एप्लीकेशन के दो ही नंबर होते हैं, लेकिन इसके अंदर चूंकि सेगमेंट दो हैं, आप देख रहे हैं ना, सेगमेंट दो हैं, मेथड 1 और मेथड 2, और उसके बाद आगे रिकमेंडेशन आ जाती है। अगर यहाँ पे 3 सेगमेंट होते और फिर रिकमेंडेशन आती, तो फिर नॉलेज के 3 नंबर हो जाने थी, भाई इतनी सी बात है। उससे ज्यादा नंबर नहीं है नॉलेज का, आपने ये ध्यान में रखना है। इसका मतलब है जैसे ही आप मेथड 1 लिखोगे यहाँ पर, जैसे कि आपने यहाँ पे लिख दिया, फर्ज किया काइजेन, तो आपको एक नंबर मिल गया नॉलेज का। अब आपने काइजेन के बारे में बताना है कि इसका फायदा या नुकसान क्या है। अब एक बात, फायदा या नुकसान लिखने से फायदा से नंबर नहीं मिलेंगे, क्यों? नॉलेज का तो नंबर ही है क्या। आप एक फायदा लिखोगे और जब उसको डेवलप करोगे कि ये फायदा कैसे देगा, ये कॉस्ट को कैसे कम करेगा, ये टाइम को कैसे कम करेगा, ये वेस्टेज को कैसे कम करेगा रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस, उसको जब आप डेवलप करोगे तो एनालिसिस के नंबर मिलेंगे। क्योंकि आपको अभी बताया 2 नंबर नॉलेज के और दो एप्लीकेशन के आ गए, तो 4 नंबर तो यही है, बाकी 8 नंबर है आपके पास।
जो आपने कैसे लेने हैं कि 4 नंबर एनालिसिस के हैं और 4 नंबर वैल्यूएशन के हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब है आपको इस मेथड 1 में 2 नंबर एनालिसिस के मिलेंगे, 1 नंबर एनालिसिस का एडवांटेज का, 1 नंबर एनालिसिस का डिसएडवांटेज का, ठीक है। इसी तरह मेथड 2 के अंदर भी यही होगा, एक नॉलेज का मिल गया, एक एप्लीकेशन का मिल गया, और 2 नंबर एनालिसिस के, वो भी इसी तरह कैसे, एक एडवांटेज के एनालिसिस का, एक डिसएडवांटेज के एनालिसिस का। दोबारा बता रहा हूं, एडवांटेज मेंशन करने का कोई नंबर नहीं है, डिसएडवांटेज मेंशन करने का कोई नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो नॉलेज है, और नॉलेज आपने मेथड का नाम लिखकर नंबर गेन कर लिए हैं, अब दोबारा नंबर तो एग्जामिनर नहीं देगा। तो अब आपका सवाल है कि सर फिर एडवांटेज लिखना क्यों है? इसलिए लिखना है क्योंकि एडवांटेज लिखेंगे तो उसको डेवलप करेंगे ना, का एनालिसिस, वरना कैसे होगा? तो नंबर एनालिसिस की है, ये आपने बात गौर वो जहन में रखनी है। तो बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे सिर्फ लिख देते हैं, अच्छा काइजेन, और आगे लिख दिया जी काइजेन में आप क्या करते हैं कि आप प्रोडक्शन प्रोसेस को रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये इतना लिखना काफ़ी नहीं है। बताएंगे उससे क्या होगा कि जो टाइम, ट्रैवलिंग टाइम है वर्कर्स का फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस एक इन ऑर्डर है, जिसकी वजह से वर्कर्स के चांसेस कम हैं कि वो चीज़ें कैरी करके जब लेकर जाते हैं तो वो गिर जाएं, टूट जाएं, वर्कर्स आपस में कोलाइड कर जाएं। तो इससे वेस्टेज कम होगा और आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। ये अब ये है डेवलपमेंट, ये एक एनालिसिस का नंबर अब मिलेगा आपको, अदरवाइज नहीं मिलेगा। फिर आपको डिसएडवांटेज बताना है कि चूंकि काइजेन एक कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट का नाम है, तो इसमें वर्कर्स इसी पे फोकस करते रहेंगे तो इसमें टाइम बड़ा कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि वर्कर इंप्रूवमेंट के बारे में ही सोचते रहेंगे, तो एक्चुअल वर्क कब करेंगे प्रोडक्शन का, तो उस पर इफेक्ट आ सकता है ये आप, और उससे वर्कर्स की हो सकता है प्रोडक्टिविटी थोड़ी अफेक्ट हो जाए, क्योंकि आप तो काइजन का तो मतलब ही है कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, तो मुसलसल आप इंप्रूवमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो जो एक्चुअल करंट प्रोडक्शन है उसके बारे में क्या, तो उससे हो सकता है इम्पैक्ट आ जाए आपकी प्रोडक्शन के ऊपर, टाइम पर आप शायद, वर्कर जो है ना वो चूंकि फोकस खाली प्रोडक्शन पे नहीं कर रहे, इंप्रूवमेंट के बारे में भी सोच रहे हैं, तो वो अफेक्ट हो सकती है। ये आप जब करेंगे तो ही आपको डिसएडवांटेज के एनालिसिस का दूसरा नंबर मिलेगा। इसी तरह मेथड 2 में भी आपने यही करना है, मेथड का नाम लिखना है, एडवांटेज लिखकर उसको एनालाइज करना है, और डिसवांटेज लिखकर भी उसको एनालाइज करना है। अच्छा, और मैंने आपको कहा हुआ है कि अगर एडवांटेज डिसवांटेज ना भी लिखा हो तब भी आपको एडवांटेज डिसवांटेज जरूर देना है हर मेथड में, ठीक है। हाँ, अगर वो स्पेसिफिकली कह दे कि सिर्फ बेनिफिट्स की बात करें, सिर्फ एडवांटेजेस की बात करें, फिर आपने डिसवांटेज नहीं देना होता। अच्छा, और ये जो बात है कि विच वुड बी द बेस्ट मेथड, ये बात हमेशा आपने एवेल्यूशन में करनी होती है, ऊपर कहीं नहीं करनी होती। तो जब आप बेस्ट मेथड की बात करेंगे, काइजेन की या जस्ट इन टाइम की या सेल प्रोडक्शन की, तो आप यहाँ करेंगे, लेकिन आपको पता है यहाँ पर आप जब अपने किसी मेथड को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसका रीज़न दे रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं, तो आपको जिस मेथड को रिजेक्ट कर रहे हैं उसके रिजेक्शन का रीज़न भी देना है। और चूंकि यहाँ 2 सेगमेंट हैं, तो बेहतर है आप 2 पॉइंट्स दे दें अपने मेथड की फेवर में, और उसको डेवलप करें ना, क्योंकि जगह है काफ़ी आपके पास। और वही 2 मेथड आप बताएं कि चूंकि दूसरे मेथड में नहीं होते, या वो जो 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस हैं वो दूसरे में नहीं होते, आप उसी से दूसरे को रिजेक्ट भी कर सकते हैं आसानी से। और चाहें तो केस स्टडी की इंफॉर्मेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि केस में ये लिखा हुआ है, तो इसीलिए हमारे लिए ये वाला मेथड ज़्यादा ज़रूरी है, ये अच्छा तरीक़ाकार है, क्योंकि उसमें आपकी जस्टिफिकेशन आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी केस के अंदर वो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है जो आपके ऑप्शन को सपोर्ट कर रही है। ये भी तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जा सकता है अगर आप करना चाहें तो, जो आपकी मर्ज़ी है, केस स्टडी को अगर इस्तेमाल करेंगे तो, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन करने से आपकी खुद से जो जस्टिफिकेशन सोच रहे होगे वो सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि केस स्टडी ऑटोमेटिकली वो कह रही है और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैच कर रही है। अच्छा, फिर इसी तरह क्वेश्चन 2 में देख लें तो वही, एक्सप्लेन वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज टू एस ऑफ ऑल ऑफ इट्स एम्प्लॉइज बीइंग मेंबर्स ऑफ अ ट्रेड यूनियन। इसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि वही एडवांटेज आपने एक, वही नॉलेज का 1 नंबर है, और इसमें सेगमेंट कितने हैं? 2। तो 1 नंबर नॉलेज का, एक एप्लीकेशन का, और 2 नंबर एनालिसिस के। इसका मतलब है आपको एनालिसिस और फर्दर एनालिसिस करना पड़ेगा, यानी कि पॉइंट को डेवलप करके फर्दर डेवलप भी आपको करना है, एक्सटेंडेड डेवलपमेंट करनी है। लेकिन एक बात जो जेन में रखनी होती है बच्चों ने, वो क्या है कि जब भी आप पॉइंट एडवांटेज लिखने लगे या डिसएडवांटेज लिखने लगे, तो पढ़ लें कि ये एडवांटेज डिसएडवांटेज किसको शो करना है, ठीक है। तो अब यहाँ आप गौर करें तो एडवांटेज आपने एस को देना है, ऑफ ऑल इट्स एम्प्लॉइज। अब कई बच्चों ने क्या गलती की हुई है, उन्होंने ट्रेड यूनियन देख ली, ठीक है, अब वो क्या शुरू हो गए, वो एडवांटेज बताने लग गए ट्रेड यूनियन के वर्कर्स को क्या होंगे, डिसएडवांटेज एम्प्लॉइज को क्या होंगे। आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने सवाल को गौर से पढ़ा नहीं है।
आपने ट्रेड यूनियन का फायदा और नुकसान बिजनेस को क्या होगा ये बताना है, एम्प्लॉय को नहीं। हाँ, अगर आप एम्प्लॉय को फायदा बताकर उसको लिंक कर देते हो बिजनेस के फायदे के साथ, तब भी ठीक है। यानी कि अगर मैं ऊपर लिखता हूँ कि मोटिवेटेड वर्कर्स, अगर मैंने एडवांटेज लिखा है और मैं नीचे एक्सप्लेनेशन में लिख रहा हूँ कि बिकॉज वर्कर्स हैव अ से इन द बिजनेस, वेन एवर वर्कर्स आर हैविंग प्रॉब्लम दे कॉन्टैक्ट ट्रेड यूनियन एंड ट्रेड यूनियन फाइट्स फॉर द राइट्स ऑफ द वर्कर्स एंड दैट इज वाई देयर राइट्स रिमेन प्रोटेक्टेड। और जिसकी वजह से वो मोटिवेटेड रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं काम में। यहाँ तक तो कोई नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं इसको आगे फर्दर डेवलप करते हुए ये बता दूं कि that would help ACE as well, because motivated workers are more productive, so they will produce more with minimum of cost। ठीक है, that would help business to meet orders, या that would help business to reduce its average cost। तो अगर आप ये लिख रहे हैं तो फिर तो समझ आ गए कि आपने लिंक बिजनेस के साथ जोड़ दिया। और अगर नहीं जोड़ा और आपने सिर्फ वर्कर्स के फायदे तक ही लिमिटेड आंसर लिखा, तो आपको कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट कह रही है कि आपने बिजनेस को फायदा या नुकसान बताना है। इस बात को आपने ध्यान में जरूर रखना है। जो बच्चों की गलतियां हैं मैं वो बता रहा हूँ। डिसएडवांटेज भी इसी तरह आपने फायदा बताया, और फिर एक नंबर मिल गया नॉलेज का, और उसके बाद एप्लीकेशन का एक नंबर है, और दो नंबर एनालिसिस के हैं। वही डेवलपमेंट और फर्दर डेवलपमेंट आपको करनी है। अच्छा, इसी तरह फिर ये कंसिडर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टू मैनेजमेंट स्टाइल्स व्हिच कुड बी यूज्ड बाय मैनेजर्स एट एस। recommend which would be the best style for the managers to use if they want to improve motivation। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर। अच्छा, यहाँ पर भी आपने जेहन में रखना है कि ठीक है, आप इसमें भी दो सेगमेंट्स बने हुए, मैनेजमेंट स्टाइल बनी है, भी बिल्कुल उसी तरह का सवाल है जैसे आपने पहले किया है। लेकिन एक चीज जो जेहन में रखनी है वो क्या है, कि बेस्ट स्टाइल मैनेजर को बताना है। ठीक है, मैनेजर को क्या लगता है कि क्या कौन सा मेथड ज्यादा सूटेबल होगा, उसको लगता है। तो इसका मतलब है कि मैनेजर को या बिजनेस को आप फायदा बता सकते हैं। अच्छा, मैनेजमेंट स्टाइल वन में आपने ऑटोक्रेटिक लिख दिया। कई बच्चों ने क्या किया, उनको यही नहीं पता था कि ऑटोक्रेटिक स्टाइल और डेमोक्रेटिक स्टाइल में क्या फर्क है, और वो उल्टा पुल्टा लिखते रहे हैं। डेमोक्रेटिक स्टाइल को लिखते रहे हैं कि मैनेजर की चल रही है। भाई, डेमोक्रेटिक स्टाइल में मैनेजर डिसीजन तो लेता है, लेकिन मैनेजर वर्कर्स के ओपिनियन को कंसिडर करता है। खैर, एनीवे, ये तो नॉलेज का पॉइंट है। वो आपको अच्छे से अगर सिलेबस कवर किया होगा तो नॉलेज का तो मसला नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल मैनेजमेंट स्टाइल वन में यहाँ पे वही बात है क्या, कि आपने जैसे ही ऑटोक्रेटिक स्टाइल लिखा, आपको एक नंबर नॉलेज का मिल गया। अब आपको इस सेगमेंट में नॉलेज का और नंबर नहीं मिलने वाला। तो अगर आपने ऑटोक्रेटिक स्टाइल को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, तो वो नॉलेज ही है। लेकिन अगर आप उस एक्सप्लेन करने में ये बता रहे हैं कि बिजनेस को फायदा क्या हो रहा है या मैनेजर को फायदा क्या हो रहा है, तो वो एनालिसिस है, वो एक नंबर आपको मिलेगा। फिर आप डिसएडवांटेज बताएंगे इसका, और फिर आप उसको बताएं, उसको डेवलप करेंगे। तो डिसएडवांटेज मेंशन करने का नंबर कोई नहीं है, क्योंकि नॉलेज का नंबर एक ही था। जब आप डिसएडवांटेज को एक्सप्लेन करेंगे, डेवलप करेंगे और उसका लिंक शो करेंगे बिजनेस के साथ, मैनेजर के साथ, तो आपको एनालिसिस का दूसरा नंबर भी यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे अगर आपने लिखा कि ऑटोकैड स्टाइल में वर्कर जो है ना वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि दे फील दैट दे आर नॉट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे डू नॉट हैव एनी वैल्यू इन द ऑर्गेनाइजेशन, और जिससे वो फोकस लूज कर देते हैं और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। अगर आप इस तरह का कुछ लिख रहे हैं तो ये बिल्कुल आपको नंबर गेन करके देगा एनालिसिस के। और इसी तरह आपने एडवांटेज में भी ऐसे ही करना है। लेकिन याद रखें, एप्लीकेशन का इस्तेमाल एक सेगमेंट में एक दफ़ा ज़रूर करना है आपने। ओवरऑल एप्लीकेशन के दो नंबर हैं, लेकिन एक दफ़ा तो आपने एक सेगमेंट में इस्तेमाल करना ही करना है, क्योंकि यहाँ दो सेगमेंट है। फिर इसी तरह मैनेजमेंट स्टाइल टू में भी आप यही करेंगे। नॉलेज का एक नंबर है, और एप्लीकेशन का भी एक ही नंबर है इसके अंदर, और एनालिसिस के कितने नंबर हैं, दो नंबर है। ठीक है, और ओवरऑल जो वैल्यूशन है, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में था, वैल्यूशन के चार नंबर आपके कंसिडर किए जाएंगे। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर दो पॉइंट लिखने हैं अपने मैनेजमेंट स्टाइल की फेवर में, और ऐसे दो पिक कर लें जो दूसरे वाले स्टाइल में ना हो, तो रिजेक्ट करना भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इस केस के अंदर। तो ये आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोशिश करें कि रिपीट ना करें जो पॉइंट आपने ऊपर डिस्कस किए हुए। ठीक है जी, तो इस तरह यहाँ पर भी दो नंबर नॉलेज के, दो एप्लीकेशन के, चार एनालिसिस के, और चार एवेल्यूशन के नंबर आपके हो जाते हैं। लेकिन इसमें जहाँ दो सेगमेंट्स हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन टू सूटेबल प्राइसिंग स्ट्रेटजीज का था, ये मैं इसको जिक्र नहीं कर रहा, क्योंकि वही सेम पैटर्न है इसका भी। आठ नंबर हैं, दो नॉलेज के, दो एप्लीकेशन के, और चार एनालिसिस के। यानी कि आपको फर्दर डेवलपमेंट करनी है। तो ज़्यादा बच्चों की जो गलती ये रही कि उन्होंने पॉइंट तो लिखा, एक्सप्लेन भी किया, लेकिन उसको फर्दर डेवलप नहीं किया, जिसकी वजह से उनके नंबर कटते गए। किसी के आठ में से छः आ रहे हैं, किसी के आठ में से सात आ रहे हैं, किसी के पाँच आ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम रहा कि उन्होंने ये देखा ही नहीं कि एनालिसिस के दो दो नंबर हैं, तो हमने फर्दर डेवलपमेंट भी करनी है।
इस तरह स्ट्रेटजी 2 भी आ जाएगी आपकी, वो आप वो लिख देंगे, मेंशन कर देंगे, सेम वही चीज़ है, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये हम जरूर अब देख लें, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया अब, कि एस नीड्स टू कम्युनिकेट विद अ फॉरेन सप्लायर बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम विद द डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ है जो बच्चे गौर नहीं करते, कि यहाँ आपने कम्युनिकेट करना है एक तो फॉरेन सप्लायर को विच इज़ इन अनदर कंट्री, और दूसरी बात यह है कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स डिलीवर हुए हैं आपको उसमें प्रॉब्लम है। अब बच्चे क्या लिख रहे हैं इसमें, अब देखिए, अब आगे क्या लिखा है, कंसिडर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ थ्री मेथड्स ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द फॉरेन सप्लायर, रेकमेंड विच मेथड शुड बी यूज्ड, जस्टिफाई योर आंसर। अच्छा, अब इसमें आप सेगमेंट देख लें कितने दिए हैं, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, और फिर रिकमेंडेशन आ रही है। तो इसमें नंबर कैसे हैं, एवेल्यूएशन के 3 नंबर हैं। मैंने आपको बताया था कि नंबर आपको कैसे आते हैं, लाइंस के हिसाब से। ठीक है, तो आप इस तरह से भी काउंट कर सकते हैं। अगर आप एवेल्यूएशन के सेगमेंट में देखें कि कितनी लाइंस दी हुई हैं, तो आपको नजर आएंगी, यहाँ काउंट करें, 1 2 3 4 5, और उसके बाद 6। तो अगर 6 लाइंस हैं तो नंबर कितने होते हैं उससे आधे, क्योंकि एक नंबर के पीछे 2 लाइंस होती हैं। तो आपको 3 नंबर एवेल्यूएशन के हैं। ठीक है, और आपके नॉलेज के कितने नंबर होंगे, ऑब्वियस सी बात है, 3 सेगमेंट है तो 3 नंबर नॉलेज के, 3 नॉलेज के, 3 एवेल्यूशन के, तो 6 नंबर तो यही हो गए। 2 नंबर आपके एवेल्यूशन के, एवेल्यूशन कह रहा हूँ, एप्लीकेशन के 8 नंबर, और बाकी जो 4 नंबर हैं वो आपको एनालिसिस में दिए जाएंगे, और उसमें भी आप फायदा नुकसान जरूर बताएं। बेहतर यही है, जबकि नंबर कम है एनालिसिस के, लेकिन आप पैटर्न वही रखेंगे। ठीक है, कम डेवलप कर लें, लेकिन डेवलप करना है आपने। तो वही बात, अगर आपने यहाँ मेथड का नाम लिखा, किसी ने लिखा वर्बल कम्युनिकेशन, ये कोई मेथड नहीं है। वर्बल कम्युनिकेशन में कौन सा मेथड, जैसे आप कहते हैं जी टेलीफोन कॉल, ये वर्बल कम्युनिकेशन है, फेस टू फेस ये है वर्बल कम्युनिकेशन, तो आपको स्पेसिफिक मेथड बताना है। जैसे ही आप मेथड बताएंगे, यू विल गेट 1 मार्क फॉर नॉलेज, उसके अलावा आपको और नंबर नॉलेज का नहीं मिलना। तो अब आपको क्या करना है, आपको उस मेथड का फायदा बताना है कि क्या होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं लिखता हूं कि जी टेलीफोन कॉल, तो मैं लिखता हूं इट इज अ क्विक मेथड। अब मैं क्विक मेथड लिखूंगा तो ये एनालिसिस नहीं है अभी, अब मैं लिखूंगा कि क्विक मेथड है, तो वो जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि सप्लायर को जल्दी पता चल जाएगा कि ओके, दैट इज द प्रॉब्लम, दैट द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और दे आर फॉल्टी, वट एवर इट इज द केस। सो जो सप्लायर है वुड क्विकली सप्लाई the accurate electrical components which are actually required by ACE, तो जिससे आप कस्टमर्स की डिमांड को टाइमली मीट कर पाएंगे। ये है एनालिसिस, और इसके नंबर मिलेंगे फिर आपको, ये याद रखना आपने। तो बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ पॉइंट लिख रहे हैं और आगे एक लिख दिया ये क्विक होगा, ये फास्ट है, तो नंबर इस तरह से नहीं मिलने वाले जब तक आप इसको डेवलप नहीं करेंगे, और बिजनेस को क्या फायदा होगा वो नहीं बताएंगे। इसी तरह आप इसका डिसएडवांटेज भी बता देंगे, टेलीफोन कॉल का बता सकते हैं, फिर मेथड 2 पे आ जाएंगे, वहां पे भी यही काम करेंगे, मेथड 3 पे भी यही काम करेंगे। फायदे नुकसान दोनों, लेकिन उनको डेवलप भी करना है आपने, खाली फायदा लिख नहीं देना आपने। और रिकमेंडेशन में जारी बात है, आपको एक मेथड चूज करना है, और बाकी दोनों मेथड्स को, यहाँ आप दो दो पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास जगह कम है, मेथड ज्यादा है। तो एक मेथड जिसको सपोर्ट कर रहे हो उसकी फेवर में बात लिखें और उसको डेवलप करें, और वो कोई बात कोशिश करें वो लिखें जो ऊपर मेंशन ना की हो, और बाकी, और वो वाली जो एडवांटेज है वो बाकी दोनों में नहीं होना चाहिए। आप बता दें कि बाकी दोनों जो मेथड्स हैं उनमें ये वाला फायदा नहीं है, और ये फायदा बिजनेस के लिए क्यों क्रूशल है, क्यों इंपॉर्टेंट है, वो आपने बता देना है। उसमें आप केस स्टडी की हेल्प भी ले सकते हैं, और वो आसानी हो जाएगी आपके लिए। जैसे आप कहते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ, आप कहते हैं फेस टू फेस। ठीक है, आप कहते हैं क्या कहते हैं, मैसेज, एसएमएस, या जो भी आप और कोई इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो उसमें अगर मैं ये कहता हूँ कि टेलीफोन कॉल जो है वो फास्ट है और चीप है। ठीक है, फास्ट और चीप है क्योंकि आजकल तो इंटरनेट वगैरह आ गया, व्हाट्सएप के थ्रू भी कॉल कर सकते हैं आप। ठीक है, चीप है, और चीप होना क्यों जरूरी है आप बता दें, क्योंकि उससे एक तो कॉस्ट में इजाफा नहीं होगा, और दूसरा ये कि आप कह लें कि वो क्विक भी है। ठीक है ना, जल्दी है तो जल्दी इन्फॉर्म कर पाएंगे, आप फीडबैक ले सकेंगे। अब आप फेस टू फेस में बताएं कि फेस टू फेस है तो क्विक, लेकिन वो आप वहाँ जाएंगे बिकॉज इट इज़ इन अनदर कंट्री, तो बहुत टाइम टेकिंग है। ठीक है, और एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि आपको फ्लाइट लेके जाना पड़ेगा ना, तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, दूसरे मुल्क में जाना है। ठीक है, और ये तो इससे इसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि दो, मैंने दो बातें क्यों बताई हैं, दो फायदे क्यों बताए टेलीफोन कॉल में, क्योंकि मैंने दो ऑप्शन रिजेक्ट करने हैं ना, तो दो ही बताऊंगा। तो एक से इसको रिजेक्ट कर दिया, और दूसरा मैंने कहा कि मैसेज में हो सकता है कि वो सुने ही ना, हो सकता है मैसेज को इग्नोर कर दे या उस वक्त रीड ना करे, तो वो क्विक नहीं है, फौरी तौर पर रिप्लाई नहीं करेगा, और टाइमली आपको डिलीवर नहीं कर पाएगा आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। देखा, तो मैंने एक ही पॉइंट से जिससे मैंने सपोर्ट किया
अपने ऑप्शन को मैंने उसी से दूसरों को रिजेक्ट भी कर दिया। तो अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन मैंने जैसे तीन है यहाँ पर, तो आप दो फायदे बताते हैं, कोशिश करें कि वो ऊपर आपने पहले डिस्कस ना किए हों। तो ये तरीका है आपका करने का। अच्छा, फिर ये आपके पास क्वेश्चन फोर, ये भी इस तरह का सवाल भी आता है कि आइडेंटिफाई फोर स्टेक होल्डर ग्रुप्स एंड एक्सप्लेन व्हाई ईच ग्रुप विल बी इंटरेस्टेड इन द पब्लिश अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस। अब आपको नजर आ रहा है इसमें कोई भी बिजनेस का नाम या ओनर का नाम नहीं है, तो इस तरह के सवाल में एप्लीकेशन के नंबर नहीं होते। तो इसमें आपके नॉलेज के नंबर हैं, आप ज़ाहिर बताइए चार हैं, तो इसमें चार सेगमेंट दिए हुए हैं। ये 8 नंबर का ज़रा डिफरेंट सवाल होता है कि इसमें चार सेगमेंट बने हुए हैं। तो मैंने कहा था इसमें नंबर भी नॉलेज के कितने हुए, चार, और नॉलेज के लिए अलग जगह भी दी हुई है आपको। तो 4 नंबर नॉलेज के हैं, और बाकी 4 नंबर किस चीज़ के हैं कि आपने बताना है एनालिसिस के कि वो स्टेक होल्डर पब्लिश अकाउंट्स में क्यों इंटरेस्टेड होगा। तो अगर जैसे आपने ऊपर लिख दिया एम्प्लॉयज, तो आपको 1 नंबर नॉलेज का मिल गया। और आपने एक्सप्लेनेशन में लिखा कि एम्प्लॉयज आर इंटरेस्टेड, विल बी इंटरेस्टेड इन द पब्लिश अकाउंट्स बिकॉज दे नीड टू सी द ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, सो दैट दे कैन डिमांड हायर वेजेस if the business is performing well, yeah, if the business is gaining higher profits, so they can डिमांड हायर वेजेस टू लिफ्ट देयर लिविंग स्टैंडर्ड एज वेल। तो ये जो एनालिसिस कर रहे हैं एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें आपको एनालिसिस का दूसरा नंबर मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा डेवलप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनालिसिस का एक ही नंबर है। इस तरह आप स्टेक होल्डर 2, 3 और 4 में भी यही काम करेंगे। अच्छा, फिर आगे हम देखें तो रेफर टू अपेंडिक्स 1, कंसिडर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एस बाय कैलकुलेटिंग द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज फॉर 2013। डू यू थिंक द डायरेक्टर्स ऑफ एस शुड बी प्लीज विद द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, जस्टिफाई योर आंसर। अब ये मैं सवाल बार बार देता हूँ और बार बार बच्चे गलतियां करी जा रहे हैं इसके अंदर, कि जब भाई एक तो उसने यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पूछ लिया, ना भी पूछता तो अगर आपको केस स्टडी में अकाउंटिंग डेटा दिया हुआ है और आपके पास कोई सवाल आ गया है जिसमें वो आपसे पूछ रहे हैं कि बेहतर है कि नहीं है, तो आपको काउंटिंग रेशियोज लाजमी निकालनी होती हैं इसके अंदर। इसके अंदर एज सच कोई सेट पैटर्न नहीं है, मतलब ये कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालनी है, और उसके लिए आपके पास डेटा मौजूद है और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ दिखाऊं इंसर्ट, तो आपको डेटा देखना है कि जी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हमारे पास रेशियो देखिए ये है, जीपी मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। वो उन्होंने ऊपर वाले का तो निकाल के दिया हुआ है, नीचे वाले का आपको खुद निकालना था। यानी कि अगर आप इन तीन रेशियोज निकालेंगे 2013 की ना, जीपी मार्जिन निकाल लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट ओवर रेवेन्यू इंटू 100, प्रॉफिट मार्जिन निकाल लेंगे, प्रॉफिट ओवर रेवेन्यू इंटू 100, क्योंकि प्रॉफिट यहाँ दिया नहीं हुआ, तो आपको प्रॉफिट पहले निकालना है। जी, ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास। कैपिटल भी दिया हुआ है, तो आप प्रॉफिट ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100 वो भी निकाल सकते हैं। जब आपने ये रेशियो निकाल ली ना, तो आपको बताऊं कितने नंबर मिल गए, 6 नंबर मिल गए। रेशियो निकालने के 6 नंबर मिल गए। फिर आपने रेशियोज को इंटरप्रेट करना है कि अगर ये रेशियो इतनी आई है तो इसका मतलब क्या है। जब इंटरप्रेट कर लिया, उसके बाद ये आपको यहाँ पे नंबर और मिल गए 2, 3। फिर आपने एवेल्यूएशन में बताना है कि ये रेशो बुरी हुई है कि अच्छी हुई है, और अगर बुरी हुई है तो उसका रीज़न दें कि बुरी होने का मतलब क्या है। ये मैंने सब एक्सप्लेन किया हुआ है कि रेशोज को कैसे आपने बताना है कि ये फेवर में जा रही है कि अगेंस्ट। और अगर रेशो अच्छी हुई है तो वो भी आपको बताना पड़ेगा कि रेशो अच्छी हुई है तो उसका मतलब क्या है। अक्सर बच्चों ने क्या किया, सिर्फ ये बता दिया कि जी रेशियो चूंकि इंप्रूव हो रही है तो इसलिए बिजनेस जो है ना की परफॉर्मेंस अच्छी हो। भाई इंप्रूव हुई है, मान लिया, ये ठीक बात है, लेकिन इंप्रूव होने का मतलब क्या है कि बिजनेस ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से रेशियो इंप्रूव हो गई है। या अगर बुरी हुई है तो बिजनेस ने ऐसा क्या किया है कि वो बुरी हो गई है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हों या लिक्विडिटी रेशियोज हों, तो जब अच्छी या बुरी होती हैं तो वो किन रीज़न से होती हैं, और आप उनको किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर मसला तो चलेगा, पड़ेगा, और नंबर आपको पूरे नहीं मिलने वाले। आप चाहें तो बिजनेस की और कोई चीज़ें हैं तो उनको भी इस्तेमाल कर सकते। कई बच्चों ने किया भी, जैसे रेवेन्यू 200 था तो वो 250 पे चला गया, ठीक है मान लिया। लेकिन ये आपको टॉप टीयर पे लेके नहीं जाएगा, वो तब लेके जाएगा जब आप इनको फिगर्स को कैलकुलेशन में इस्तेमाल करेंगे। और कैलकुलेशन में इस्तेमाल करने का मतलब है कि आप रेशोज निकाल रहे हैं, तो उसके नंबर ज़्यादा होते हैं। और फिर उसको जब इंटरप्रेट करके आंसर लिखेंगे एवेल्यूशन में, तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे इसमें। तो ये आप काम करने वाला था जो नहीं किया बच्चों ने। और एवेल्यूशन में ही आपको ऊपर ये नहीं बताना रेशो अच्छी है कि बुरी है, ये याद रख लें। यहाँ रेशो निकालनी है, उनको इंटरप्रेट करना है कि ये रेशो ये कहती है, ये रेशो ये कहती है, ठीक है। और जब आप रिकमेंडेशन करेंगे वहां बताना है कि ये वाली रेशो बुरी है, ये वाली रेशो अच्छी है। और वहां पर फिर आपने अच्छी बुरी होने के बारे में भी बताना है कि ये अच्छी है तो कैसे अच्छी है, बुरी है तो कैसे बुरी है।
वो भी आपको इसमें साथ बताना है। जैसे अगर आप कहते हैं जी जीपी मार्जिन इंप्रूव कर गया, मान लिया, तो आप बताएंगे कि जीपी मार्जिन इंप्रूव इसलिए किया है क्योंकि बिजनेस ने अपने कॉस्ट ऑफ सेल्स को कंट्रोल कर लिया। ठीक है, ये बता सकते हैं आप इस तरह से। तो ये अगर आप इस तरह नहीं बताएंगे तो फिर वो इंटरप्रिटेशन के नंबर फिर भी आपके कटते रहेंगे। तो ये आपको मैंने बता दिया ओवरऑल कि किस तरह P2 करना कैसे था आपने, और P2 अटेम्प्ट कैसे करते हैं वो भी मैंने बता दिया। बाकी अब जो अगली क्लास होगी तो फिर हम कोई और पेपर्स को देख लेंगे। अभी आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।